अजय सर जी, इस कंसेप्ट में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत चलेगा। तो ये डे टू डे सेशन चलेगा, रोज़ एक वीडियो इन पे आएंगे प्राचीन भारत पे, और आप इससे बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वही सब चीज़ों का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है, एक भी अलग नहीं। जो पूछा जाता है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी चीज़ का। तो आज हम प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास का हम स्रोत देखेंगे। अब स्रोत देखेंगे इसमें कि प्राचीन भारतीय का इतिहास कैसा था, हम लोग का इतिहास कैसा था, यहाँ का शासक कैसे थे, शासन व्यवस्था कैसे थे भारतीयों का, नहीं उनका धार्मिक प्रवृत्ति कैसा था, कौन कौन से परिवर्तन हुए, उस सभी परिवर्तनों का हम यहाँ पे वर्णन किए हैं। देखेंगे इसको और समझेंगे आराम से, ठीक है। तो स्रोत जो देखते हैं इसमें धर्म ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है, विदेशी विवरण है, पुरातात्विक। ये चार विवरण के अंतर्गत हम लोग पता करेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे। धार्मिक स्रोत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसके तहत हम देखते हैं कि धार्मिक हमारा दृष्टिकोण कैसा था, कौन से धर्म उपासक हुआ करते थे। अब उसी में क्रांतिकारी दो जो साहित्य को मानने वाले जो दो अलग विचार को रखने वाले समाज में थे, वो बौद्ध और जैन दो का अवतरण हुआ, जिसमें बौद्ध साहित्य का वर्णन हमने विनय पिटक, सुत पिटक, ललित विस्तार का रचना नेपाल में हुआ था। ये ललित विस्तार, बुद्ध चरित, अश्वघोष। बुद्ध चरित को बौद्ध साहित्य का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित जो अश्वघोष हर्षवर्धन के शासनकाल में ये लिखा गया था, बुद्ध चरित, ठीक है। महाविभाष वसुमित्र द्वारा लिखा गया है। अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि एक अंगुत्तर निकाय जो बौद्धिक साहित्य है, अंगुत्तर निकाय, जैसे महाजनपद के बारे में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय नोट कर ले दोस्तों, अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद पद, ठीक है। ये बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है। अब उसमें जैन साहित्य कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, अचरांग है। तो भगवती सूत्र से भी पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का पता चलता है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है उसमें 16 महाजनपद का पता चलता है। तो ये भी क्वेश्चन दे देगा कि अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म का साहित्य है, बौद्ध या जैन। तो आपको अंगुत्तर निकाय बौद्ध को लगाना है, गोला करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये क्लियर हो गए। अब इसमें ऐतिहासिक साहित्य को हम देखते हैं। कुछ साहित्य लिखे गए, ठीक है, पंडित्य के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, और जिससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी चलती है। अब उसका हम देखें, कुछ इम्पोर्टेंट हमने लिया है, इम्पोर्टेंट डाटा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं को। राजतरंगिणी कलहन, ठीक है, राजतरंगिणी कलहन, हर्षचरित बाण भट्ट, उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य जब हम बिहार स्पेशल शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे ये जो कौटिल्य जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मौर्यकालीन जो पटना में मगध के क्षेत्रों का इसमें काफ़ी वर्णन किया है, उसमें राज व्यवस्था का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स, रुपये पैसे के लेन देन का बारे में नहीं, लेकिन इसमें राज व्यवस्था जो शासन व्यवस्था की बात की गई है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ये भी पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक ये जो है कालिदास द्वारा। स्वप्नवासवदत्ता भास द्वारा, ठीक है, स्वप्नवासवदत्ता भास द्वारा, इम्पोर्टेंट है। ये सब भारतीय इतिहास के स्रोत है, ये लिखे गए हैं। उनके शासन व्यवस्था के बारे में, वहाँ के जो लोग रहते थे उनके बारे में सारा ये वर्णन है। इसमें राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है ना, और संस्कृत में ये सबसे प्रमाणिक स्रोत है राजतरंगिणी। राज शासकों का ये कलहन द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया है, जम्मू कश्मीर ये सारे इलाके के जो शासक होते थे उनके बारे में ये सारा जिक्र लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, अब महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के थे। महेंद्र वर्मन ये पल्लव वंश के थे। इनके
मत विलास प्रहसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मत विलास प्रहसन हर्षवर्धन, ये पूछा भी गया है। रत्नावली, ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया पुस्तक है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आत्मसात जरूर करते जाए, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। अब पतंजलि जो पुष्पवती के शासनकाल में थे, महाभाष्य की इन्होंने रचना की है। ठीक है, ये पतंजलि, ये अभी जो गुरु रामदेव के गुरु इन्हीं को बनाए हैं पतंजलि को। ठीक है, तो ये योग शिक्षा में ये काफ़ी कुशलता रखते थे। पाणिनि अष्टाध्यायी, ठीक है, तो अष्टाध्यायी ये क्या है, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण से पाणिनि की है। जो पतंजलि जो महाभाष्य है, इसी अष्टाध्यायी से संबंधित महाभाष्य है। ठीक है दोस्तों, तो पतंजलि का महाभाष्य याद कर ले, पाणिनि का अष्टाध्यायी याद कर ले, महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन याद कर ले, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए अब देखते हैं विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में हमने देखा हेरोडोटस ने लिखा, इतिहास का पिता, मतलब ज़्यादा इतिहास लिखने का काम इन्होंने किया। ठीक है ना, इसीलिए इनको इतिहास की पिता का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये भी पूछेगा हिस्टोरिका किसने लिखी है, तो दे देगा हेरोडोटस, तो हमें गोलक रंगना है। ठीक है, अब मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का ये राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया उसका संदेश लेके, और वहाँ रहा, और वहाँ ही चंद्रगुप्त के सारे शासनकाल को, सारे व्यवस्था को, सारे राजनीतिक व्यवस्था को, और किसानों की क्या स्थिति है, कितने समाज है, कितने वर्ग में बटे हुए हैं, सभी का उन्होंने लेखा जोखा अपने पुस्तक इंडिका में किया। ठीक है, बिहार स्पेशल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें सारे पटना का, ठीक है ना, वर्णन है, जो आपका मगध क्षेत्र है उस सारे का वर्णन अच्छी तरह कहा है, और पटना निवासियों को पोलिवरथा कहा है। ठीक है ना, वो भी देखेंगे उसमें। फिलहाल इतना। मेगास्थनीज, ठीक है, एक अज्ञात लेखक द्वारा, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेशियन सी की रचना होगी। तो ये भी अज्ञात करके रहेगा ऑप्शन में, आप अज्ञात लगाएंगे। ठीक है, इनका कोई डिफाइन नहीं है, किसी का नाम इसमें दिया गया नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रोबो इंडिका को काल्पनिक बताया, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। स्ट्रोबो एक लेखक ही है, ये एक विदेश यात्री ही है, तो काल्पनिक बताया गया कि इसको इंडिका को। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, काल्पनिक किसने इंडिका को बताया। प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिका, ठीक है ना, प्लिनी लिखा गया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक था, इसके शासनकाल में आया, और इसने फुकोकी पुस्तक लिखी, उसमें ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक का वर्णन है। ठीक है, अब ये 5वीं शताब्दी में आया था। अब हेनसांग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, और फुकोकी 5वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में। ठीक है, 629 ईस्वी में CU की इसने रचना की है, उसमें ये प्रशासन की व्याख्या की है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था, इसने विक्रमशिला और नालंदा का उल्लेख किया है। और ठीक है, सुलेमानी अरबी जो पाल प्रतिहार के शासनकाल में आया, और पाल प्रतिहार का वर्णन उसने किया। ठीक है, इतिहास का अल बेरूनी गजनबी, मोहम्मद गजनबी के समकालीन था। और तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद की रचना की। अब आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स दे देगा कि न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है एकदम दोस्तों। अब अभिलेख अध्ययन, अभिलेख का जो अध्ययन हम करेंगे, ठीक है,
उसको क्या कहेंगे, तो एपिग्राफी कहेंगे। एपिग्राफी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफिक, ठीक है। एपिग्राफी इसको नोट करते जाए, एक नोट्स बना ले, और रोज़ का जो डाटा है उसको आप लिखे इतिहास के। अब प्राचीन सिक्के को आहत कहते हैं, पंचमार्क आहत सिक्के। इसे साहित्य में करसापन की संज्ञा दी गई है। आहत सिक्के जो होते थे पंचमार्क, उसको करसापन की दर्जा दिया गया है, ठीक है। लिखित सोने के सिक्के जारी करने का कुषाण शासक को ये जाता है, ठीक है ना। लिखित सोने के सिक्के किसने किया जारी, तो कुषाण ने। लिखित सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासक ने, सबसे अधिक गुप्त शासक ने लिखित सोने के सिक्के कुषाण शासक ने, सबसे अधिक किसने किया, तो गुप्त शासक ने। और शीशे के सिक्के ये इस बार अब आगे देखते हैं दोस्तों अभिलेख। तो सबसे अधिक अभिलेख जो है मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। प्रारंभिक अभिलेख जो है प्राकृत लिपि में है, सभी प्रारंभिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है, मान लीजिए ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा कौन है, भगवान, ठीक है, देव। तो हमारा जो लिपि है लिखने का, हिंदी जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, तो देवनागरी लिपि कैसे लिखा जाता है, तो वो आपका बायां से दाहिना लिखा जाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ब्राह्मी लिपि, यह भी ये बायां से, ठीक है, ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिस तरह देवनागरी। अब खरोष्टी लिपि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात इधर से शुरू करेंगे या इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ये दाएं से बाएं हो गया, ठीक है। यूनानी या अरमाइक, जो अशोक का जो अभिलेख सब मिला है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है, तो पाक अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो मिला है वो अरमाइक लिपि में लिखा गया मिला हुआ है, ठीक है। यूनानी अरमाइक में अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जो पढ़ने का काम किया है 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, और वो भी जेम्स प्रिसेप जो पढ़े थे वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम किया था, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि जेम्स प्रिसेप ने किस लिपि को पढ़ने का काम किया था, तो ब्राह्मी लिपि का पढ़ने का काम किया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में है, और सबसे पहले का अभिलेख है तो वो प्राकृत लिपि में अभिलेख लिखे गए थे, और पढ़ने का जो काम किया था सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, ठीक है ना, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ने का काम किया था। चलिए दोस्तों, ये जेम्स प्रिसेप, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। मैसूर संग्रहालय में अधिक संग्रहित है अभिलेख, और प्रारंभिक अभिलेख जो प्राकृत लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, तो बाएं से दाएं, जिस तरह देवनागरी लिपि लिखी जाती है उस तरह खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ठीक है। यूनानी व अरमाइक जो है पाक के क्षेत्रों में मिला है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये संबंध प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक है। और इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद, इस बार इलाहाबाद प्रशस्ति करके पूछा हुआ था प्रश्न बीपीएससी में, ठीक है। तो इसको लिखने का काम जो किया था ये हरिसेन, दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन ने लिखने का काम किया था इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है ना ये। अब यहाँ पर आप देखिएगा रुद्रदामन, तो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ गुजरात में है अभिलेख, संस्कृत भाषा का ये प्रथम अभिलेख माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का अभिलेख किसे माना जाता है, तो अब रुद्रदामन शक वंश का शासक था रुद्रदामन, जूनागढ़ का अभिलेख, संस्कृत का अभिलेख पहला अभिलेख है, ठीक है ना। तो इसका गोलक रंग हो गए। तो स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख से संबंध किसका है, तो स्कंदगुप्त के है। खारवेल, कलिंग, नरेश, ठीक है ना। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो खारवेल, कलिंग, नरेश से। उसके यशोवर्धन मंदसौर अभिलेख से संबंध है, ठीक। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन है इसमें। और 1776 में मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटल लॉज के रूप में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ये पुस्तक बनाई गई, एक कोड ऑफ जेंटल लॉज, उसमें अनुवाद किया गया। बिल्किंस जो 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो
कालिदास की पुस्तक है कि अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे और आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। कंटिन्यू हमारे वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन हो, बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, धन्यवाद।